गुड मॉर्निंग। टुडे इज 25 सितंबर 2016 और आज संडे है। संडे को आपको पता है एडिटोरियल तो आता नहीं है, तो आज हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए और इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे तैयार किया जाए। देखिए, सिस्टमैटिक ढंग से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है हिस्टोरिकल टाइज। कोई भी क्वेश्चन आ जाए या फिर आप तैयार कर रहे हो तो हिस्टोरिकल टाइज आप देखिए उसमें। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले इसमें देखिए आप एंशिएंट टाइज। जब भी हमारे पीएम सऊदी अरेबिया ईरान की विजिट पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ गिफ्ट देते हैं। शायद इस बारी सऊदी अरेबिया की विजिट पर गए थे तो एक ओल्डेस्ट विजिट उसका कुछ गिफ्ट दिया था, क्योंकि उनके साथ हमारे बहुत ज्यादा एंशिएंट टाइज हैं और दूसरी कंट्रीज हैं, चाइना के साथ सिल्क रूट के टाइज हैं। ऐसे हमेशा एक या दो लाइन लिखो इंट्रोडक्शन में एंशिएंट टाइज के बारे में, तो वो अच्छा रहता है। उसके बाद देखिए आप इंडिपेंडेंस के बाद टाइज कैसे रहे। जीएस का क्वेश्चन है तो एक एक लाइन इन सब चीजों के बारे में हिस्टोरिकल हम लिख सकते हैं। और दो तीन चीजें और बताता हूं। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर अफ्रीका, जैसे अफ्रीका की कोई कंट्री है तो हम उसमें लिखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद नैम में हमने सहयोग किया। और उसके बाद देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि हम दोनों ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, या फिर कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी। लेकिन ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों ही, अफ्रीका ने भी और हमने बहुत ज्यादा इनजस्टिस झेला है पास्ट में, तो एक नेम का कन्वर्जेंस हो गया। और जो तीसरा है, अगर कोई भी वार या फिर अगर कुछ हुआ है, जैसे चाइना के साथ में हमारा 1962 में वार हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारे 4 वार हुए, 48 में, 65 में, 71 में और 99 में भी। तो वार या फिर कुछ ऐसा ट्रीटी भी अगर आप कह सकते हो, कुछ ट्रीटी हुई है हमारे बीच में। जैसे रसिया और इंडिया के बीच में 1971 में एक ट्रीटी हुई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसने बहुत फायदा प्रदान करी थी बांग्लादेश वार को जीतने में। हमने पहले ये डिस्कस किया था, तो फ्रेंडशिप ट्रीटी यहाँ पे हुई थी। अब देखिए, ये सारी चीजें हो गई। तो जब भी कुछ बात आए तो हिस्टोरिकल में ये 4-5 लाइनें लिख लीजिए आप। जैसे नेपाल का मान लीजिए, नेपाल एंड इंडिया है द एंशिएंट टाइज और हमारा बीच में कभी कोई वार नहीं हुआ है। ऐसे सारी चीजें आप लिख लीजिए कि एक छोटा सा पैराग्राफ 3-4 लाइंस का आप बना लीजिए आंसर में। उसके बाद देखिए डायस्पोरा। डायस्पोरा वैसे आप इसमें भी लिख सकते हैं कि एंशिएंट टाइप से डायस्पोरा, या फिर व्यापार था, या फिर आप कल्चरल में भी लिख सकते हैं। कल्चरल में कौन कौन सी चीजें आएंगी? कल्चरल में ये सब आएगा, डायस्पोरा आएगा। देखिए, अब डायस्पोरा भी कई तरह का डायस्पोरा होता है। कहीं तो हमारा लेबर डायस्पोरा यानी ब्लू कलर जॉब्स है, कहीं व्हाइट डायस्पोरा है। डायस्पोरा देखिए आप, अब यूरोप और सऊदी अरेबिया के डायस्पोरा में क्या फर्क है? जो मिडिल ईस्ट में डायस्पोरा हमारा है, वो हमारा डायस्पोरा है मेनली वर्कर्स टाइप का, यानी ब्लू कलर जॉब्स टाइप का। और जो यूरोप में डायस्पोरा है वो देखेंगे आप, ये जो हमारे आईटी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सारे यानी व्हाइट कलर जॉब्स है वहां पर। और एक फर्क आपको ये भी देखने का मिलेगा, ज्यादा लिखना नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो हमारे हैं एनआरआई ज्यादा हैं, और वहां पे जो हमारे वेस्ट में ज्यादा है हमारे पीआईओ ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आप सोचिए कि एनआरआई ज्यादा क्यों है मिडिल ईस्ट में और पीआईओ ज्यादा क्यों है? वैसे आपको डिफरेंस तो पता होगा एनआरआई और पीआईओ का। एनआरआई होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन और पीआईओ होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये काफी पुराने लोग रहे होते हैं, लेकिन इंडिया से पुराने टाइम में इनका संबंध रहा है। एनआरआई यानी अभी भी जो विदेश में 183 से ज्यादा दिन तक रहता है, ऐसा कुछ है। अब देखिए, एन वहां पे सऊदी अरेबिया में हमारा डायस्पोरा ज्यादा एनआरआई इसलिए है क्योंकि उनका सोशल सिस्टम सऊदी अरेबिया का ऐसा है कि वहां पे अभी अभी उनका सिस्टम खुलना स्टार्ट हुआ है। जब से तेल का बूम वहां पे आया तब से लोग वहां पे जाना स्टार्ट हुए। और पीआईओ यूरोप में इसलिए ज्यादा है। देखिए, पुराने टाइम में आपको देखा होगा ब्रिटिशर्स ने हमको कॉलोनीज बनाया था, कॉलोनी बनाया था, तो वहां से एंशिएंट टाइम्स में यहाँ से लोग जाते थे। एंशिएंट नहीं मतलब 200-300 साल पहले से लोग वहां जाना स्टार्ट हो गए थे, तो काफी पुराने टाइम के लोग वहां पे बसे हुए हैं। और कल्चर में कौन से टाइप्स हैं? कल्चर में आप देखिए, रिलीजन देखिए। जैसे नेपाल का क्वेश्चन आता है तो आप लिखिए दोनों के दोनों हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। और अगर ईरान का क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं कि सिया, इंडिया इज लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट सिया कंट्री, क्योंकि देखिए ईरान एक सिया कंट्री है और इंडिया में भी सिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ईरान के बाद दूसरे नंबर पे है। तो आप ये बातें लिखिए। और इवन सुन्नी भी बहुत ज्यादा है। अगर सऊदी अरेबिया आता है तो आप सुन्नी भी लिख सकते हैं। सुन्नी मुस्लिम्स हमारे कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। और भी लिख लिया आप, कस्टम लिख लीजिए, दोनों के सेम टाइप के कस्टम्स हैं और ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं। ऐसे कल्चरल इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है देखिए जियो स्ट्रेटेजिक। हिस्टोरिकल पढ़ा, कल्चरल पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं जियो स्ट्रेटेजिक।
जियो स्ट्रेटेजिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो आप लोकेशन देखिए कंट्री की। आज मैं थोड़ा धीरे लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा तेज लिखते हैं तो समझ में नहीं आता है। और लोकेशन में देखिए क्या है। अब देखिए मालदीव हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर लोकेशन की हम बात करते हैं तो मालदीव किस लिए इंपॉर्टेंट है। मालदीव की आप लोकेशन देखिए इंडियन ओशन में, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन सिक्योरिटी। तो अफगानिस्तान देख लीजिए आप अफगानिस्तान की लोकेशन मैप में देखेंगे तो एक क्रॉस यार्ड्स पर है। यानी सेंट्रल एशिया के लिए यहां से जा सकते हैं और वेस्ट एशिया के लिए यहां जा सकते हैं, मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए, सभी चीजों के लिए अफगानिस्तान एक क्रॉस रोड्स पर है। और वहां से जो सेंट्रल एशियन के कंट्रीज हैं वो अफगानिस्तान से होकर साउथ एशिया में आ सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में आ सकते हैं। तो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और अब इसमें वो सब भी आ जाएगा लोकेशन में। अगर कोई बॉर्डर कंट्री है, यानी नेपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बफर स्टेट है चाइना और इंडिया के बीच में। पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पड़ोसी देश है। ये सब चाइना भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं। और देखिए ये तो लोकेशन में ये सब कुछ आ गया। दूसरा है रीजनल टाइज। रीजनल टाइज में हम क्या लिखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजनल प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने जो कन्वर्जेंस है वो शेयर कर रहे हैं। जैसे अब देखिए थाईलैंड का देखिए, थाईलैंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि थाईलैंड हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। लुक ईस्ट थाईलैंड हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर चाइना के साथ रिलेशंस के लिए, बिम्स्टेक के लिए, मेकोंग गंगा के सफल होने के लिए और एशियन की पॉलिसी के लिए, लुक ईस्ट के लिए, इन सब के लिए ये हमारे लिए थाईलैंड इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ये रीजनल टाइज बनते हैं, यानी सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिम्स्टेक रीजनल है, एशियन रीजनल है और मेकोंग गंगा रीजनल है। और ये सारी की सारी रीजनल टाइज आप देख लीजिए जियो स्ट्रेटेजी में कौन कौन से आती हैं। फिर आप देख लीजिए मल्टीलेटरल टाइज। आप देख लीजिए मल्टीलेटरल टाइज में कौन कौन सी टाइज आते हैं। मल्टीलेटरल टाइज में ये आ जाएंगे जैसे WTO, IMF और UN। अब देखिए चाइना और हमारा IMF में सेम इंटरेस्ट है। चाइना और हम चाहते हैं कि IMF में रिफॉर्म होने चाहिए। और देखिए और WTO में हमारे जो रिलेशंस है, WTO में जो हमारे इंटरेस्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कन्वर्ज करते हैं क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि फार्मर्स को सब्सिडी मिलनी चाहिए और ये सब चीजें। और आप देख लीजिए छोटे छोटे कंट्री भी हमारे लिए जो फायदेमंद साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि सबका वोट UN जनरल असेंबली में तो एक होता है और हमें चाहिए UN की परमानेंट सीट। तो जब भी कोई कंट्री आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस कंट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशंस। और इसमें आप डिस्प्यूट भी देख सकते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक में आप डिस्प्यूट देख लीजिए, जैसे साउथ चाइना डिस्प्यूट मान लीजिए आप, तो फिलीपींस मान लीजिए, फिलीपींस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और या फिर कोई भी और भी, जापान, मतलब इस कंटेक्स्ट में देखिए आप और बहुत सारे रीजन्स हैं, फिलीपींस और ये सब कंट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको डिस्प्यूट से मान लीजिए, देखिए साउथ चाइना सी में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए जापान इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम ये सारा देख सकते हैं डिस्प्यूट वाइज, मल्टीलेटरल, लोकेशन वाइज, रीजनल वाइज। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वियतनाम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। वियतनाम हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वो चाइना के साथ में पड़ोसी देश है, चाइना के साथ उसकी बाउंड्री शेयर होती है, तो अब जो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ रही है क्योंकि, और उसी वजह से वियतनाम और इंडिया की दोस्ती बढ़ रही है क्योंकि दोनों, चाइना और वियतनाम पड़ोसी देश हैं और दोनों की आपस में नहीं बनती। तो दोनों की आपस में नहीं बनती तो अब इंडिया ने वियतनाम के साथ दोस्ती कर ली है क्योंकि इसके साथ मिलकर चाइना को काउंटर किया जा सके। अब देखिए इसके बाद में जियो स्ट्रेटेजिक हो गई। तो अभी तक 3 कर लिया हमने, हिस्टोरिकल, कल्चरल और जियो स्ट्रेटेजिकल। अब आता है पॉलिटिकल टाइज। पॉलिटिकल टाइज को आप कैसे टैकल कर सकते हो। सबसे पहले तो आप देखिए सिस्टम कैसा है उस कंट्री का। सिस्टम है डेमोक्रेसी है, वन पार्टी रूल है, कैसा सिस्टम है, ताकि ये पॉलिटिकल वाले पैराग्राफ में लिखा जा सके। अब जैसे अब किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, इंडिया जापान, इंडिया US, तो डेफिनेटली हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, आज नहीं तो कल तो अच्छे होंगे। देखिए जापान और US में डेमोक्रेसी है, और अगर किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप है, म्यांमार के साथ हमारे रिलेशंस काफी टाइम तक अच्छे नहीं थे क्योंकि वहां पे मिलिट्री रूल था। पाकिस्तान में मिलिट्री बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो जहां भी डेमोक्रेसी होती है तो दोनों देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे होने की संभावना ज्यादा होती है। और जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये बात जरूर लिखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन फिलहाल अबव 125 करोड़ है और हमारे देश में डेमोक्रेसी ये एक अद्भुत नमूना हमने भी सबके सामने पेश किया है। और देखिए कोई भी देश, कोई भी मैकेनिज्म हो, एनुअल लेवल समिट हो, जैसे अब देखिए रशिया के साथ हमारे रिलेशंस हैं,
रशिया के साथ हमारे रिलेशंस हैं, तो एनुअल लेवल समिट की हम होता है हमारे हर साल दिसंबर के आसपास एनुअल लेवल समिट होता है। तो ये सब आप लिख लिए। देखिए माइन्यूट सा माइन्यूट डेटा हमें मार्क्स दिलाता है। आप इन डेटा को इग्नोर मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, डेटा भी चाहिए, कुछ नहीं है। आप जो अपने दिमाग में मेंटल ब्लॉक मत बनाइए, आंसर अच्छे लिखिए, मार्क्स लेने हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद देखिए आता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट कैसे, अब देखिए वैसे तो इसको स्ट्रेटेजिक में भी साइन कर सकते हैं। अब कंटेक्स्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे साउथ चाइना के लिए एशिया टू पिवट पॉलिसी है। इस चीज को वैसे जियो स्ट्रेटेजिक में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अब याद आ रहा तो यहाँ लिख लीजिए एशिया टू पिवट पॉलिसी है यूएस की। तो एशिया टू पिवट पॉलिसी है तो हमारी, फिर हम इसके कंटेक्स्ट में यूएस के साथ में हमारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट है। ऐसे किसी भी देश के साथ में कोई विजन डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, तो वो यहाँ पे लिखिए पॉलिटिकल में। और देखिए इसमें आप कोई भी रिसेंट हाई लेवल विजिट्स हुई हैं, जैसे हमारे पीएम गए हैं या फिर उनके प्रीमियर्स हमारे देश में आए हैं, तो वो लिखिए। जैसे हमारे पीएम ने अभी इतने सारे देशों की यात्रा की, तो उनके नाम लिखिए। आप करंट का डालोगे तो हमारे आंसर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हाई लेवल विजिट्स के बारे में लिखिए। अब बात आती है देखिए इकोनॉमी की। इकोनॉमी के बारे में हमें कैसे लिखना है। इकोनॉमी को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यानी हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं और एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं। नाम आपको आइटम्स याद होने चाहिए, सभी को एक फ्रेमवर्क में ड्रा कर लीजिए। जैसे मिडिल ईस्ट से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, चाइना से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ये सब कुछ। और रशिया से भी हमारे एनर्जी टाइज हैं। एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं हम, देखिए एक्सपोर्ट में हम लिख लीजिए कुछ वीट सीरियल्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं। तो कुछ भी आपको याद होने चाहिए। दो देशों के बीच में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम क्या कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कहाँ किससे एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में डेफिसिट कितना है वो भी हमेशा याद रखिए। जैसे चाइना के साथ हमारा डेफिसिट आजकल ऑलमोस्ट 52.9 बिलियन है, ये लेटेस्ट डेटा है। तो ऐसे याद कीजिए कि छोटा छोटा डेटा कि कितना एक्सपोर्ट है कितना इंपोर्ट है, ज्यादा नहीं है। ये आपको मेनली 15-20 इंपोर्टेंट कंट्री का याद करना पड़ेगा, तो एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर देखिए आप इन्वेस्टमेंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट में आप ये देखिए कि जैसे जापान है, जापान और हमारे रिलेशंस पहले अच्छे नहीं थे ज्यादा, क्योंकि कोल्ड वॉर में अलग अलग कैंप में थे। जापान यूएस के साथ में था, हमारे रिलेशन ज्यादा यूएसएसआर के साथ थे। वैसे हम नैम की बात करते थे, लेकिन यूएसएसआर के साथ ज्यादा हमारे रिलेशन अच्छे थे। बाद में जापान की कंपनीज आनी स्टार्ट हुई। देखिए आप मारुति देखिए, और यहाँ पे साउथ कोरिया ने हमारे में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। और भी देखिए फिनलैंड ने नोकिया आई। तो ये सारे आप लिखिए, जब भी कोई कंट्री की बात आती है तो आप इन्वेस्टमेंट लिखिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है हमारी। और हम देखिए अगर अफगानिस्तान की बात आती है तो हमें लिखना होगा, हमने वहाँ पे जलान दिलाराम हाईवे बनाया है। ईरान की बात आती है तो हम वहाँ पे लिखेंगे छाबार पोर्ट हमने वहाँ पे बनवाया है। छबार पोर्ट वैसे आप स्ट्रेटेजिक टाइम में लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी। तो आप लिखिए, प्रोजेक्ट्स के नाम लिखिए। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स वी हैव टेकन इनटू पर्टिकुलर कंट्री, नेम दोज प्रोजेक्ट्स। तो हमेशा याद रखिए। और फिर इसके बाद में देखिए हमेशा लेटेस्ट डेटा, मैं आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, आप इस फ्रेमवर्क को अपने छोटे छोटे डेटा से फिल कर लीजिए। उसके बाद बात आती है देखिए इकोनॉमिक्स के बाद में सिक्योरिटी एंड डिफेंस टाइज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस टाइज। इसको आप कैसे देखोगे, इसको सबसे पहले तो आप देखोगे मैकेनिज्म कुछ है क्या। मैकेनिज्म का मतलब आप देखिए, आप जापान के साथ में, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जापान के साथ में हमारा 2+2 टाइज है। 2+2 क्या होता है, ये फॉरेन मिनिस्टर प्लस में डिफेंस मिनिस्टर आपस में मिलेंगे। तो इस तरह का कुछ डिफेंस टाइज है। रशिया के साथ जैसे हमारी 71 में ट्रीटी हुई थी, अब यूएस के साथ में हमने लिमोआ साइन किया है। तो इस तरह का कुछ भी मैकेनिज्म फिलहाल हुआ है, कुछ ट्रीटी हुई है, तो आप उसे लिखिए आंसर में। इसके बाद आपको लिखना है कि आर्म्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो भी होता है, अगर हम किसी कंट्री से आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से इजराइल से हम हाई लेवल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, अभी रशिया से हम एयरक्राफ्ट वगैरह इंपोर्ट करते हैं, यूएस से भी हमने पहले काफी इंपोर्ट किया है। तो ये सब लिखिए, आप नाम लिखिए प्रोजेक्ट्स के क्या क्या कुछ। आप जैसे अब फ्रांस से रफाले हम जो है वो 36 हमने खरीदे हैं, तो लिखिए। जब भी बात आती है इंडिया फ्रांस टाइज की, इसके बारे में लिखिए। अगर हम कुछ ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे रशिया के साथ हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं मिलके, कुछ भी अगर ट्रेड एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है आर्म्स का, वो सब लिखिए। अगर कुछ फ्री में आप एड देते हो तो भी लिखिए आप।
जैसे अब हमने वियतनाम को वेसल्स दिए थे वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए, तो ये भी आप लिखिए कि हम उनको डिफेंस में ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको फ्री में वेसल्स दे रहे हैं। जैसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, सेशल्स जैसे कंट्रीज हैं, हम इनको वेसल्स बोट्स देते हैं फ्री में पेट्रोलिंग के लिए। तो ये सब आप लिखिए। फिर बात आती है कुछ भी अगर विजन डॉक्यूमेंट है, जो हमने पॉलिटिक्स में डिस्कस किया था, विजन डॉक्यूमेंट यहाँ भी विजन डॉक्यूमेंट वैसे ही मान लीजिए, आप वहां भी लिख लीजिए चाहे यहाँ लिख लीजिए, जैसे एशिया टू पिवट पॉलिसी या डिफेंस टाइज के लिए कुछ भी आप विजन डॉक्यूमेंट मान लीजिए, कुछ भी और है बिल्कुल बेसिक बेसिक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ना है। फिर बात आती है रीजन स्पेसिफिक। रीजन स्पेसिफिक अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे देखिए इंडिया जापान क्यों इंपॉर्टेंट है रिलेशंस, इंडिया जापान मैंने पहले ही बताया साउथ चाइना के डिस्प्यूट के लिए। इवन आपको ये अजीब लगेगा लेकिन इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए भी इंडिया जापान के टाइज अभी फिलहाल बढ़ रहे हैं। क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूं, जो हमारा इंडियन ओशन का रास्ता है वहां से सारा का सारा तेल जाता है मिडिल ईस्ट से। और अब देखिए चाइना तो अपनी अलग अलग पाइपलाइन बिछा रहा है, गुदार पोर्ट से उसने सीधा कनेक्ट कर लिया है अपने आप को। अब इंडिया और जापान दो ऐसे देश हैं जिनको अभी आने वाले टाइम में तेल की जरूरत है, यानी आने वाले टाइम में भी वो तेल लेते रहेंगे। तो अब सारा का सारा तेल जाता कहां से है? इंडियन ओशन से। और इंडियन ओशन की में पायरेसी बढ़ रही है, चाइना का दखल बढ़ रहा है इंडियन ओशन में। तो ये इंडियन ओशन में पायरेसी और चाइना का जो दखल बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हम इंडिया और जापान के साथ टाइज बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए रीजन स्पेसिफिक भी सिक्योरिटी टाइज है, जैसे साउथ चाइना सी। अब वियतनाम के साथ हमारे रिलेशंस क्यों बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी डिफेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो चाइना का नहीं बढ़ रहा है। मंगोलिया जैसे देश में तो कभी हम गए भी नहीं, वहां भी हम जाके आए क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए, वो चाइना के साथ उसका बॉर्डर है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स, सेशल्स आइलैंड्स और मालदीव्स, यहाँ तो हम कभी ध्यान भी नहीं देते थे। आज देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इनकी यात्रा पे गए क्योंकि इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। डिफेंस टाइज कुछ भी हुए हैं तो वो सब यहाँ पे लिखिए आप। अब बात आती है एनर्जी टाइज की। एनर्जी टाइज में आप क्या लिखेंगे? एनर्जी टाइज में आप लिखेंगे कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट आपको पता होगा, हम वहां से सारा का सारा हमारा ऑयल वहां से इंपोर्ट होता है, या फिर कुछ भी एक्सपोर्ट हम करते हैं। वैसे एनर्जी में तो हम ऑलरेडी डेफिशिएंट है, लेकिन नेपाल भूटान वगैरह को हम एनर्जी कुछ देते हैं, लेते भी हैं, लेकिन वहां प्रोजेक्ट से स्टैब्लिश करते हैं हम। जॉइंट प्रोडक्शन अगर कुछ भी एनर्जी से रिलेटेड हम करते हैं, जैसे कि भूटान और नेपाल में हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहाँ पे जॉइंट प्रोडक्शन हमारी होती है। पंचेश्वर प्रोजेक्ट और ये सारे प्रोजेक्ट्स हमने नेपाल में बनाए, भूटान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। एक्सप्लोरेशन मान लीजिए, एक्सप्लोरेशन अगर कहीं हमें तेल खोज रहे हैं, जैसे वियतनाम में हम तेल खोज रहे हैं, और रशिया में भी एक साकिन आइलैंड है, वहाँ पे हमारी जो कंपनी है उसको ठेका मिला हुआ है तेल खोजने का। तो ये सब एनर्जी टाइज भी आप लिखिए। और उसके बाद में आता है मिसलेनियस टाइज में। मिसलेनियस टाइज में आप सब कुछ बाकी ऐड कर लीजिए, जो भी इसमें छूटा हुआ है कुछ भी ऐड कर लीजिए। अगर कोई भी साइंस से रिलेटेड, नासा से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड कुछ भी अगर हम आपको याद आ रहा है, या फिर कुछ भी छोटे छोटे एग्रीमेंट्स हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मान लीजिए आप कुछ भी इन्वायरमेंट, जैसे नेपाल और इन छोटी छोटी कंट्री के साथ हम टाइगर को बचाने के लिए कुछ कोऑपरेट करते हैं, ये पेरिफेरल है, इनको आप लास्ट में लिखिए जो अगर आपको याद आ रहे हैं। अगर वर्ड लिमिट पूरी हो गई है तो मत लिखिए, लेकिन अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो इनको लिखिए आप, छोटे छोटे हैं। लास्ट में अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे के सारे तो पॉजिटिव्स हुए, ये सारे का सारा जो फ्रेमवर्क है हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। ये हमें दोनों रिस्पेक्ट में सोचना है, पॉजिटिव भी सोचना है, नेगेटिव भी सोचना है। यानी अगर देखिए हिस्टोरिकल की बात आए तो मैंने आपको बताया वार, तो जब इंडिया चाइना के रिलेशंस आए तो आपको लिखना है कि प्रीवियस में वार हुआ था इसलिए रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, मतलब ठीक ठाक रिलेशन है। पाकिस्तान की बात आए तो हमने 4 वार साथ साथ लड़े हैं, तो इसके लिखिए रिलेशंस अच्छे नहीं है, हमने वार लड़ा है। इकोनॉमी के फ्रेमवर्क था तो उसमें आप ये देखिए रिलेशन में दिक्कत क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। अब इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस में कंसर्न है उसका एक रीजन ये भी है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, और हमारा चाइना के फेवर में है ट्रेड, जो है वहाँ पे सरप्लस है, हमारे यहाँ पे डेफिसिट है। और भी कोई देखिए रीजन में बात आती है साउथ चाइना की, तो साउथ चाइना सी में आप देखिए कि साउथ चाइना में जो हमारे इंटरेस्ट और चाइना के इंटरेस्ट अच्छे नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि साउथ चाइना सी में जो सी लेंस कम्युनिकेशन है वो फ्री होना चाहिए और चाइना उसको अपना मानता है। तो ये सब आप जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया है, हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, एनर्जी, मिसलेनियस, इसमें आप दोनों सोचिए, पॉजिटिव भी सोचिए, नेगेटिव भी सोचिए। ये तो एक सिर्फ फ्रेमवर्क था, डायमेंशंस थी
इसमें आपको पॉजिटिव भी सोचना है, नेगेटिव भी सोचना है। और भी किसी तरह की आपको प्रॉब्लम्स आ रही है नेगेटिव में तो वो भी लिखिए। जैसे नेबर्स का लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नेबर्स में हम प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और वो लैग करते रहते हैं, हमें इंटरफेयर करते हैं। बिग ब्रदर सिंड्रोम, वो रीजनल स्पेसिफिक होंगे, एक एक करके हम वो लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप ये देखिए, पहले हिस्टोरिकल लिखिए, हिस्टोरिकल लिखिए। अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है तो पहले पॉजिटिव लिखिए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछता है तो पहले नेगेटिव लिखिए फिर पॉजिटिव लिखिए। तो दोनों डायमेंशंस आपको कवर करने हैं, पॉजिटिव रिलेशंस भी लिखने हैं, नेगेटिव रिलेशंस भी लिखने हैं। ढूंढने कैसे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इस फ्रेमवर्क के अंदर ही आपको ढूंढने हैं सारे के सारे, और लास्ट में एक बैलेंस का कंक्लूजन आपको वहां पे लिख देना है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और बैलेंस का कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, रिलेशन और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। जैसे इंडिया नेपाल का आप एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया और नेपाल का कंक्लूजन जब आप लिखोगे तो शुरू में तो ऑप्टिमिज्म लिख लीजिए, जैसे कि एज इंडिया नेपाल है वेरी ट्रेडिशनल टाइज, और हमने डिस्कस किया, लिखा अभी ऊपर। और बाद में लिख लीजिए कि आवर रिलेशंस कैन बी मोर स्ट्रेंथेंड प्रोवाइडेड दैट इंडिया डोंट इंटरफेयर, और इंडिया अडॉप्ट द गुजराल डॉक्ट्रिन वाइल टैकलिंग द नेपाल और वाइल टैकलिंग द इंडियन रिलेशंस विद द नेपाल। इस तरह का आप एक बैलेंस का कंक्लूजन 3-4 लाइन का लिख सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन तैयार हो गया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये आप जो पैराग्राफ्स है ऊपर आपको अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से या फिर जितना याद है ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, या फिर जो एक कुछ एक्स्ट्रा लेक्सिकॉन ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो मिसलेनियस के पेरिफेरल पॉइंट है वो सबसे ऊपर लिख लीजिए आप। क्वेश्चन की डिमांड ऐसी होगी, क्योंकि क्वेश्चन इतना स्ट्रेट नहीं आएगा कि व्हाट आर द इंडियन नेपाल रिलेशंस, क्वेश्चन किसी कंटेक्स्ट में ही आएगा। तो ये सारे के सारे जो डायमेंशंस हमने डिस्कस किए, तो क्वेश्चन के हिसाब से इनको ऊपर नीचे आप कर दीजिए। तो एक ठीक है, एक शुरू में आपको देखिए 4 ही पार्ट है, सोचना इस फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में है, लेकिन पार्ट 4 ही हैं। कंक्लूजन, वो इंट्रोडक्शन, और फिर आपको सोचना है कन्वर्जेंस, कहाँ कहाँ पॉजिटिव रिलेशंस है, कहाँ कहाँ डाइवर्जेंस है, और फिर एक बैलेंस का कंक्लूजन। लेकिन इन सब चीजों को सोचना कैसे है, इन सब चीजों को सोचना है इस फ्रेमवर्क में जो हमने जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किए। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट की फॉर्म में नीचे लिख सकते हैं। तो लेकिन देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मार्क्स कैसे आते हैं, मार्क्स ऐसे आते हैं जब ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस कवर करते हैं, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सब कुछ कवर किया, तो ये सारी डायमेंशंस हैं। इन उनके पास, एग्जामिनर के पास में की होती है, एक एक पॉइंट के मार्क्स होते हैं, एक एक डायमेंशन के मार्क्स होते हैं। आपने कितना ही अच्छा लिखा, आपने सिर्फ एक डायमेंशन पे लिखा लेकिन बहुत अच्छा लिखा। आपने देखिए साउथ चाइना सी की लड़ाई है, आपने साउथ चाइना की डिस्प्यूट के बारे में काफी डीप में पढ़ा है और बहुत अच्छा लिख दिया आंसर में, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको इस चीज के। मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे डायमेंशंस के। जीएस में अप्रोच हमेशा जर्नलिस्ट अप्रोच होनी चाहिए, सारे के सारे डायमेंशंस कवर होने चाहिए। ठीक है, थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज हमने ये डिस्कस किया, वैसे 2-3 आर्टिकल्स और भी डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आने वाले वीक में डिस्कस कर लेंगे। कम्पिटिटिव फेडरलिज्म और हेल्थ का जो पिछले हफ्ते रह गए थे। ओके, अगेन थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।